हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सोशल साइंस विद दीपांकर। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट। इसके पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ओके, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं बेल्जियम में जो प्रॉब्लम थी, जो वहाँ का जो टेंशन जो कम्युनिटीज के बीच में इमर्ज हुई और किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ओके, तो बहुत जल्दी में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्जियम में जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन से पहले हम समझते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होती है। इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल विच शेयर्ड कल्चर एंड ट्रेडिशन। मतलब एक कम्युनिटी होती है लोगों की जो आपस में एक कल्चर, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कल्चर को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उसको एथनिक कम्युनिटी कहा जाता है, एथनिक ग्रुप कहा जाता है। तो एथनिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एथनिक किसे कहते हैं। और एथनिक कॉम्पोजिशन में हम बड़े क्विकली, मैं यहाँ पे आपका एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा था, इसमें आपका डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59% है, ठीक है। और कौन से रीजन में? फ्लेमिश रीजन। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है 40%, ठीक है। कौन से रीजन में रहते हैं? जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम प्रॉब्लम क्या है उससे पहले थोड़ा सा एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है उसको समझें, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वेलोनिया रीजन में रहते हैं। कौन से रीजन में? वेलोनिया रीजन, ठीक है। और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी जो है बहुत ही सबसे छोटी कम्युनिटी है, इधर कितना परसेंट है? वो 1% है, ठीक है। और कैपिटल रीजन की अगर हम बात करें, कैपिटल रीजन में वहां थोड़ा सा अलग ही आपको कंपोजिशन देखना है। उसमें आपको कैपिटल रीजन में फ्रेंच, वहां पे माइनॉरिटी की जगह क्या हो जाता है? मेजॉरिटी हो जाती है। फ्रेंच कैपिटल रीजन में 80% और डच 20%। तो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। पूरे कंट्री में डच मेजॉरिटी में थी, जबकि कैपिटल रीजन में डच माइनॉरिटी में 20% है। पूरे एंटायर कंट्री में फ्रेंच माइनॉरिटी में थी 40%, जबकि कैपिटल रीजन में सेम कम्युनिटी जो फ्रेंच कम्युनिटी है वो 80% है। क्लियर बच्चों? इसमें जो दो मेजर कम्युनिटी जैसे मैंने बताया आपको, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ओके, तो टेंशन क्या थी? टेंशन ये थी कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इनको एजुकेशन का फायदा या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा काफी बाद में मिला, जिसकी वजह से जो है वहां पर प्रॉब्लम इमर्ज हुई। फ्रेंच जबकि माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी फ्रेंच के पास एजुकेशन का भी बेनिफिट मिला, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी फायदा मिला। कहने का मतलब दे वर मोर एडवांस्ड एज ए कम्युनिटी, whereas the Dutch speaking community was relatively backward. Okay, so let us understand what kind of problem was there. Let me tell you, in every society there are differences. Okay, in every society there will be differences and there is nothing unusual about it. Okay, differences होनी होती है, हर सोसाइटी में differences होती है। बट यहाँ पर ऐसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है? डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, डिफरेंसेस के कई आधार हो सकते हैं। डिफरेंसेस कलर के आधार पर हो सकता है, रिलीजन के आधार पर हो सकता है, जेंडर के आधार पर हो सकता है, रेस के आधार पर हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है, प्रोफेशन के आधार पर हो सकता है। ऐसे कई क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके आधार पर डिफरेंसेस सोसाइटी में हो सकते हैं। और डिफरेंसेस होना कोई, जैसे मैंने भी बताया, कोई नई बात नहीं है, कोई अजीब नहीं है। डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल। ओके, डिफरेंसेस होना जो है काफी ज्यादा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का, आप ये मान के चलिए कि किसी तरह का कोई अजीब बात आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट प्रॉब्लम? या डिफरेंसेस में भी दो कैटेगरीज होती है। एक डिफरेंस होती है जिसको कहते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस।
क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होती है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, क्योंकि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझे सुनने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी को समझने में गलती करते हैं और फिर बाद में प्रॉब्लम उनको होती है, फिर उनको आंसर लिखने में, सही आंसर लिखने में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज बात को बड़े ध्यान से सुनिए। तो मैं बात कर रहा था डिफरेंसेस की। दो तरह की डिफरेंसेस होती है, एक होती है क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस और दूसरी होती है ओवरलैपिंग डिफरेंसेस। अब क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होती है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस होती है जब मान लीजिए कोई एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पे कोई एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ले लेते हैं, पॉवर्टी ले लेते हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री की बात करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, हमारी कंट्री की हम बात करते हैं। इंडिया में कई तरह के कम्युनिटीज रहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज लिविंग हियर, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हियर, so there is a huge diversity in terms of language or in terms of religion, caste. Okay, so there are many communities living in our country. Now understand cross cutting difference on the point of poverty. I have taken the issue of poverty. Now if we look at the issue of poverty, now can we say that in our country, if there is only one particular community that is having poverty, other communities are not having poverty in them? Or illiteracy we are talking about. When a point of difference is found across all communities, like poverty is more or less in every community. It is not that a particular community is only having poverty. Okay, ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी में पुअर लोग हैं और बाकी कम्युनिटी में कोई पुअर ही नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए कि एक ही कम्युनिटी में पुअर लोग हैं और बाकी, या एक दो कम्युनिटी में पुअर लोग हैं और बाकी ज्यादातर कम्युनिटीज में सारे रिच लोग हैं, तो ऐसे में वो ओवरलैपिंग डिफरेंस हो जाती है। क्रॉस कटिंग में वो डिफरेंस सभी कम्युनिटीज में अक्रॉस दी कम्युनिटी पाई जाती है। और ओवरलैपिंग डिफरेंस में क्या होता है, कोई एक या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है, राइट। जैसे पॉवर्टी, अगर हम बात करें, पॉवर्टी की हमने बात उठाई है, तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर, एक फलाना कम्युनिटी जो है वही गरीब है और बाकी सब लोग अमीर हैं। जबकि हमारे देश में क्या, पॉवर्टी जो है, जैसे मैंने बताया, वो क्रॉस कटिंग डिफरेंस है। ऐसे नहीं कि हिंदूज जो है, सारे हिंदूज रिच है, या सारे मुस्लिम्स रिच है, या सारे हिंदूज पुअर है, या सारे मुस्लिम्स पुअर है, ऐसा नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी सिर्फ उसी में ही गरीबी पाई जा रही है और बाकी कम्युनिटीज में गरीबी नहीं मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग डिफरेंस है। और ओवरलैपिंग डिफरेंस को आप सिर्फ फुटबॉल देखा, ये फुटबॉल से भी खेलते हैं। मैं आपको सिंपल एक फुटबॉल के एग्जांपल से समझाता हूं। कटिंग डिफरेंस की बात कर रहा था मैं। क्रॉस कटिंग डिफरेंस का मतलब होता है कि वो डिफरेंस कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है, जो सभी कम्युनिटीज में पाई जाती है, ठीक है। फाउंड अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। जब सभी कम्युनिटीज में पाई जाती है तो फिर किसी को दिल छोटा करने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। जो प्रॉब्लम क्रॉस कटिंग होती है, यानी कि डिफरेंस अगर क्रॉस कटिंग होती है, तो उसमें ये माना जाता है कि वो डिफरेंस जो है, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट इज फाउंड अक्रॉस ऑल कम्युनिटीज। जब ओवरलैपिंग डिफरेंस होती है, ओवरलैपिंग डिफरेंस में क्या होती है कि when one particular community is facing the problem, okay। तो ओवरलैपिंग डिफरेंस, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फुटबॉल के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। फुटबॉल जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी है, अब उसमें जो हेक्सागन्स बने होते हैं, वो आप मान लीजिए डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, और इस तरीके से जो है मैं हेक्सागन बना के दिखा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कहीं डार्क शेड है और कहीं जो है लाइट शेड है, ओके। ये आपका एग्जाम्पल है
क्रॉस कटिंग डिफरेंस का, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका किसका, क्रॉस कटिंग डिफरेंस। तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम ही गरीब है या हम ही, हमारे साथ ही गलत हो रहा है, राइट। मान लीजिए अगर एक ही कम्युनिटी के साथ गलत होता है तो वो ओवरलैपिंग डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जैसे ये तो क्रॉस कटिंग एग्जांपल है जिसमें जो पैचेस है वो अक्रॉस कम्युनिटीज है। ये जो डार्क शेड दे स्टैंड फॉर सपोज सम डिस्क्रिमिनेशन or some disadvantage we are talking about, right? And that particular, like we are talking about poverty. So poverty is found across all communities. It is not that only a particular community is having the problem of poverty. Had it been so, then it would have been overlapping difference. Okay, now overlapping difference, the situation would have been like this. In case of overlapping situation, one side will be shaded, okay, and the other side will remain bright. ओवरलैपिंग ये हो गया, ठीक है। ये ओवरलैपिंग डिफरेंस का सिचुएशन है और ये है क्रॉस कटिंग डिफरेंस। तो इसमें किसी को कोई बुरा लगने वाली बात नहीं होगी, कोई बुरा नहीं मानेगा और सोचेगा हम भी गरीब है, वो भी गरीब है, उसमें भी गरीबी है, हमारे अंदर भी लिटरेसी है, उनके अंदर भी लिटरेसी है। तो किसी को हर्ट नहीं होगा, कोई हर्ट फील नहीं करेगा। हाँ जरूर फिर सब मिलके कोशिश करेंगे, ये सभी मिलके जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ओवरलैपिंग डिफरेंस के केस में क्या हो जाता है कि एक खास कम्युनिटी हो सकता है वो अंधेरे में रह रहा है और बाकी कम्युनिटी जो है वो डेवलपमेंट का फ्रूट जो है वो एंजॉय कर पा रहा है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं इसी तरह की सिचुएशन जो ओवरलैपिंग डिफरेंस होती है that creates a division in the society, okay। overlapping difference society में division पैदा करती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो overlapping difference है वो समाज में division पैदा करता है, social division पैदा करता है, ठीक है। अलग अलग social groups होते हैं समाज में, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन social division जब create हो जाता है that means a wall is created between communities, ओके दो कम्युनिटीज के बीच में उदाहरण के तौर पर एक वॉल क्रिएट हो जाता है। तो यही सिचुएशन जो है ओवरलैपिंग डिफरेंस का सिचुएशन बेल्जियम में पैदा हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ कि ओवरलैपिंग डिफरेंस का सिचुएशन क्रिएट हुआ। आप देखिए दो मेजर कम्युनिटीज फ्रेंच और दूसरा कम्युनिटी जो है डच। फ्रेंच को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा फायदा मिलता है, लिटरेसी भी मिल जाती है, सब कुछ मतलब एडवांस हो जाते हैं, और वही पिछड़ापन का शिकार किसको होना पड़ता है, सिर्फ डच कम्युनिटी को। फ्रेंच कम्युनिटी में पिछड़ापन नहीं है, ओके। तो एक तरह से एक तरफ डार्क नाइट है और दूसरी तरफ ब्राइट डे। तो ये वाला सिचुएशन जो है वो बेल्जियम में पैदा हुआ, जहां पर डच जो है बेचारे डार्क में रहते रहे। 1950s और 60s के दौरान दोनों कम्युनिटीज में काफी कम्युनल टेंशंस भी पैदा हुई और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हुई। यही कारण है कि जो वहाँ के लीडर्स है बाद में साथ बैठे, विचार किया उन्होंने कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, दोनों कम्युनिटीज के बीच में किस तरह से हार्मनी पैदा किया जाए, हाउ टू क्रिएट ए हार्मनी बिटवीन दी कम्युनिटीज, ओके। We were discussing the communal tensions that were rising up there in Belgium. What was the reason of communal tension over there? As I said, that overlapping difference was created there. Overlapping difference that led to social division between the communities, and as a result of which, just as we had been discussing that in Belgium, the Dutch-speaking people, they were disadvantaged, they were lagging behind, they did not get the benefits of socio-economic development. As a result of which, a feeling of alienation, a feeling of a social division was created, okay. A divide was created between the communities. Then the leaders in Belgium, they sat together, they decided to sort out the problem. क्या प्रॉब्लम हमने डिस्कस की? उन्होंने ये माना है कि एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी अकोमोडेटेड, मतलब हम एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करें जिसमें सभी कम्युनिटी को स्पेस मिले। एवरी कम्युनिटी मस्ट हैव सम रूम, राइट, दे मस्ट बी अकोमोडेटेड। कोई कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि उसको बाहर रख दिया गया है, राइट। सो एवरीबडी एंड एवरी कम्युनिटी विल बिकम द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं जब सभी को अलाउ करेंगे, जब सबको साथ लेकर चलेंगे, तो वही पावर शेयरिंग कहलाती है,
सबको अगर मान लीजिए घर में 5 लोग अगर हैं और पांचों लोगों का में से किसी एक बंदे को भी ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बात तो सुनी नहीं जाती, मेरा कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई मेरी परवाह ही नहीं करता, तो ऐसे में वो एलिनेट होगा, उसको अलग सा फील होगा, वो ये सोचेगा कि मेरा कोई ख्याल नहीं रख रहा है। ओके, तो ये चीज आप समझिए कि आप बिल्कुल तो कम्युनिटीज के बीच में, या अभी जैसे मैं फैमिली के एग्जांपल दे रहा था, फैमिली में अगर किसी भी एक बंदे के साथ या एक पर्सन के साथ उसके साथ अगर ऐसा होता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है या उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में उसको ऐसा फील होगा कि एम आई द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। उसी तरीके से कम्युनिटी को भी लग सकता है कि अगर उस कम्युनिटी को हम बराबर तरजीह नहीं दे रहे हैं या उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं या उसको बराबर स्पेस नहीं दे रहे हैं, अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कम्युनिटी को भी अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है और उस कम्युनिटी को भी ऐसा लग सकता है कि क्या मैं वाकई इस देश का हिस्सा हूं, राइट? क्या हम वाकई इस देश के हिस्से हैं? तो इस तरीके की भावना, एलिनेशन की भावना आ सकती है। तो जो ओवरलैपिंग डिफरेंस की बात मैंने अभी की, से सोशल डिवीजन क्रिएट हुआ और सोशल डिवीजन क्रिएट होने की वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में जो सोशल डिवीजन क्रिएट हुआ और कम्युनल टेंशंस जो है 1950s और 60s के दौरान हुई। तो सबसे पहले जो लीडर्स ऑफ बेल्जियम है उन्होंने जब वो बैठे और बैठ के जो है उन्होंने तय किया कि हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने 4 टाइम्स अमेंड किया और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अपने आप को फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कुछ भारी भरकम शब्द हो सकता है आपके लिए, जो मैंने भी बताया, यूनिटरी, फेडरल, ये हम जो है आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि जो पावर शेयरिंग के मुद्दे पर उन्होंने ये सोचा कि हमें हर कम्युनिटी के साथ पावर शेयर करना है और पावर शेयर करेंगे तभी लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। ओके, तो इसलिए जो है एक बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के तहत जो है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन was amended 4 times, ठीक है, to accommodate all communities, ठीक है, no community should feel that they have been left out, ओके। और सबसे मेन चीज है कि इसमें एक तो रीजनल अकोमोडेशन, ठीक है, और दूसरी जो बात है कि किस तरह से म्यूचुअल ट्रस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, ठीक है। जो ये पूरा बेल्जियन मॉडल है, ये बेल्जियन मॉडल जो है 2 पॉइंट्स में आधारित है। एक है आपका म्यूचुअल ट्रस्ट और दूसरा जो है अकोमोडेशन और इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें बात आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और साथ में जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बनाए गए, क्योंकि यूनिटरी में नॉर्मली क्या होता है, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जबकि फेडरल में जो है मल्टी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे हमारे देश में भी है, वैसे यूएसए में भी है, आपको कई तरह के आपको गवर्नमेंट्स इसमें, हालांकि गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स from both the major communities, so there shall be equal number of ministers from both the major communities, सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, अगेन इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज। और इसके अलावा जो है कैपिटल गवर्नमेंट में, ठीक है, इन द कैपिटल सिटी के लिए अलग ब्रुसेल्स का जो गवर्नमेंट है उसमें आपका अगेन इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बात सीधा सीधा अगर मैं लिखूं इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो भी गलत नहीं होगा, ये वही एक ही बात है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब हिस्सेदारी जो है डिसीजन मेकिंग में बराबर रहेगी। और हम बात करते हैं एक और गवर्नमेंट यहाँ बनाई गई जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट में अगेन इसमें क्या है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है ही सभी कम्युनिटीज का, तो लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए हर एक कम्युनिटी जो है अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, उसको प्रमोट और उसको प्रिजर्व करने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जो जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रमोट
प्रोटेक्ट, ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, एंड एजुकेशनल नीड्स, एजुकेशनल. So to protect the cultural, educational needs of every community, a different kind of government is made, that is community government. So this is what is the Belgian model. This Belgian model has been appreciated the world over. It has become a model for all the democracies, that whenever there is an overlapping difference, whenever there is a social division created, then how that problem can be sorted out. That problem can be sorted out through sharing power. पावर शेयर करके हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अब जैसे देखो कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड के लिए जो है एक आइडियल बना है, पूरे दुनिया के लिए एक सीख बना कि किस तरह से उन्होंने एक रेनबो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सभी कम्युनिटीज को उन्होंने इंक्लूड किया. इसको रिकैप कर लेते हैं मेन पॉइंट बेल्जियन मॉडल का. कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स टू अकोमोडेट ऑल कम्युनिटीज. ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए, जरूरी चेंजेस किए गए. जैसे बेल्जियम पहले एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया. और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी देयर फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज. और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट में भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे. अगर हम बात करते हैं कैपिटल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है वो. उसमें आप ये देखते हैं कि जब पूरे कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन डच ने अलाउ किया फ्रेंच का, तो फ्रेंच ने भी कहा है कि ठीक है चलो कैपिटल में हम आपको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में अग्री हुए. तो म्यूचुअल अग्रीमेंट में ये बात हुई. एक तरह से आप ये कह सकते हैं सिचुएशन ऑफ बार्गेन भी था. बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम के जो लीडर्स थे दे वर विलिंग टू शेयर पावर. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. खाली बार्गेन सिचुएशन होने से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है. आप ये भी देखेंगे there has to be a willingness to share power. Next we are talking about community government, that is to promote, protect the culture, language and educational interests of each and every community. Okay, now these are the arrangements which have been, which have worked so far very well for the entire country. Okay, they have been, these arrangements have been able to reduce the conflict, right? And the people over there in Belgium, they've been able to sort out their differences. Okay, and the situation, if suppose had the power not been shared like this, then the situation would have gone out of control. Okay, now you see, when the countries of Europe came together to form European Union, then Brussels was chosen as its headquarter. So that's a very big achievement for Belgium. ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरा जो बेल्जियन मॉडल है वो मेनली जो जिन बातों पे आधारित है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रीजनल अकोमोडेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, इन सब चीजों के ऊपर आधारित है. और जिससे जो है कम्युनिटीज के बीच में जो अदरवाइज जो एक एलिनेशन की भावना और तेज होती, डिफरेंसेस और पैदा होती, खाई और बढ़ जाती, तो उसको कम करने की कोशिश की गई. इस तरह से पीपल लिव हैप्पीली आफ्टर. ओके, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया. तो उम्मीद है आपको पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा. वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें. कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर आप ड्रॉप करें, ठीक है. और इसके अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम थी और वहां पर क्या किया गया, वहां क्या इस तरह से वहां की सिचुएशन थी, उसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है. इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव ए नाइस टाइम. बाय बाय.